नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। एक तो कोरोना का संकट वैसे ही सबकी कमर तोड़कर रखे, उस पर से इसी संकट के बीच में सरकार का बनना, अकेले मुख्यमंत्री के तौर पर जूझना, फिर मंत्रिमंडल गठन, फिर उसका विस्तार और विभागों का बंटवारा, इन सब का दबाव। हर स्तर पर शिवराज सरकार को राजस्व मामले में काफी चुनौतीपूर्ण हालात मिले और अब इसका पूरा बोझ प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर बढ़ रहा है। लॉकडाउन से सरकार के राजस्व का जो हिस्सा है वो पहले से अधर में रहा है। अब जंबो मंत्रिमंडल, राज्य का आगामी उपचुनाव और उनके लिए किए गए वायदे, उन्हें पूरा करना, इन सब का चैलेंज है। आबकारी, खनिज, परिवहन नीति लागू करने में देर हो रही है, जिसका खामियाजा प्रदेश को कर्ज लेकर उठाना पड़ रहा है। इस पर कांग्रेस पार्टी ने जमकर हमला बोला है। दोनों पक्षों को सुनेंगे, बातचीत करेंगे। इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना ने बिगाड़ा शिवराज सरकार का बजट, आर्थिक मोर्चे पर परेशानी, फिर कर्ज लेने की तैयारी। जी हां, कोरोना संकट ने मध्य प्रदेश सरकार के आर्थिक हालात इस कदर खराब कर दिए हैं कि एक बार फिर कर्ज लेने जा रहे हैं सीएम शिवराज। इसकी बड़ी वजह लॉकडाउन भी है, तो नई सरकार बनने के बाद निर्णयों में हुई देरी भी, जिसका असर अब दिख रहा है। जैसे आबकारी, रेत और परिवहन नीति के मामलों में फैसले लेने में देरी से सरकार को 4 महीनों में 1900 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। वहीं लंबे लॉकडाउन ने भी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। तालाबंदी के दौरान राज्य सरकार को 2040 करोड़ रुपए का राजस्व कम मिला। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो पिछले 1 अप्रैल से 30 जून 2019 के बीच 8711.78 करोड़ रुपए की राजस्व आय हुई थी, लेकिन इस साल इन 3 महीनों में घटकर 4771.53 करोड़ रुपए रह गई है, यानी सीधे सीधे 3940.25 करोड़ रुपए का घाटा। सरकार की माली हालत का खामियाजा सभी वर्गों को भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश के 7 लाख सरकारी कर्मचारियों को जहां इस बार इंक्रीमेंट नहीं मिल पाया है, तो वहीं नई सड़कों के निर्माण के लिए राशि की कमी है। सिर्फ मरम्मतों के लिए ही 350 करोड़ रुपए की राशि मिल पाई है। लोक निर्माण विभाग की पीआईयू विंग के बजट न होने से सरकारी भवनों के निर्माण पूरी तरह से ठप पड़े हैं। इस हालात के लिए सत्ता पक्ष जहां कोरोना और लॉकडाउन को वजह बता रही है, तो विपक्ष राज्य सरकार की नीतियों और अधिकारियों को दोषी ठहरा रहा है। कोरोना के संकट के कारण ये सारा प्रभाव पड़ा है, लेकिन अब जितने भी, मैं केवल एक डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, परिवहन हो, खनिज हो, जीएसटी हो, पंजीयन का हो, आबकारी हो, सब में प्रभाव, कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति होगी और गाड़ी पटरी पर आएगी। भारतीय जनता पार्टी में जहां रेत से केवल 265 करोड़ रुपए प्राप्त होता हो, और जैसे ही हम लोगों ने पॉलिसी नई लाए थे और उसके बाद वो आंकड़ा सीधा 11,000 करोड़ रुपए पहुंच गया, तो आप इससे ही कल्पना करिए कि कितना बड़ा मार्जिन था जो कहीं ना कहीं तो बिचौलियों के बीच में बंदरबाट हो रही थी। घाटा हुआ है, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं लापरवाहियां तो सरकार में बैठे शासन के और प्रशासन के लोगों की ही है। राज्य के खराब आर्थिक हालात के मद्देनजर शिवराज सरकार अपने 5 महीनों के कार्यकाल में 5250 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है, यानी औसतन हर महीने 1000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है। सरकार के मुताबिक कर्ज रिजर्व बैंक के तय शेड्यूल के अनुसार लिया जाता है और वो दिसंबर तक 14,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले सकती है। कुल मिलाकर कोरोना से प्रभावित सूबे की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में अभी समय लगेगा। वहीं सरकार के पास ऐसे कई लंबित काम हैं जिनके लिए पैसों की जरूरत है। ऐसे में उनके पास सिवाय कर्ज लेने के और कोई चारा नहीं बचा है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो कर्ज के सहारे सरकार है और इसकी जिम्मेदारी सरकार की, अधिकारियों की है। ये कांग्रेस पार्टी का, विपक्ष का सीधा कहना है या हमला है सरकार के ऊपर।
तो विपक्ष के आरोपों पर सरकार का कहना है कि इस समय की परिस्थितियां वैश्विक और देश के लिहाज से देखें तो हालात प्रदेश के इससे बहुत जुदा नहीं है। तो कितना तर्क किसका सही है और कितने नए तर्क इस पर आते हैं, इसे देने के लिए हमारे साथ में दो बहुत ही सीनियर और जिम्मेदार नेता जुड़े हुए हैं। बृजेंद्र सिंह राठौर साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री। लाल सिंह आर्य साहब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री रहे, वो दोनों हमारे साथ में इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। आर्य साहब, सरकार के ऊपर सीधा ये आरोप है कि इन 3 से 4 महीनों में जब से सरकार पलटी है, कर्ज लेने का जो टेंडेंसी, कर्ज लेने की जो हम कह सकते हैं सरकार की प्रवृत्ति है वो बढ़ गई है। मजबूरी भी आप इसे कह सकते हैं, वक्त की नज़ाकत भी कह सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रबंधन नहीं है, नीतियों का अभाव है, फैसले लेने की क्षमता कम है। ये तमाम आरोप हैं, उत्तर दें। पाठक जी, ये सभी को ज्ञात है, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, पूरे विश्व में कोरोना महामारी का एक बड़ा प्रकोप लगा है। और सरकार ने कहा भी है, चाहे प्रदेश की सरकारें हो चाहे केंद्र की सरकार, उन्होंने कहा व्यक्तियों का जीवन बचाना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 1, उस पर हम ज़्यादा खर्च करेंगे। नंबर 2, हमारे प्रवासी जो श्रमिक हैं उनको हम किसी भी प्रकार से उनको भोजन देने का काम हो, उनको रोजगार देने का काम हो, मनरेगा के माध्यम से 40,000 करोड़ का जो पैकेज दिया, ऐसे सब चीज़ें हैं। किसानों को जो व्यवस्था दे रहे वो कहीं ना कहीं है। और इस कारण से एक नहीं, बिजली में जैसे ज़्यादा खर्च होता है तो बहुत सारी व्यवस्थाओं में ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन आवक कम है। ऐसे में संतुलन बनाना किसी भी सरकार के लिए कठिन होता है। और इसलिए आने वाले समय में एक केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की जहाँ सरकारें होगी, अन्य दलों की जहाँ सरकारें होगी, दिक्कतें आएगी। और सरकारें कर्ज भी ले रही होगी, क्योंकि हमारे सामने सबसे पहले लक्ष्य है लोगों का जीवन बचाना, प्रवासी मजदूरों को रोजगार देना, भोजन देना। अब इसके साथ साथ स्वाभाविक है कुछ चीज़ों में जब बजट की कमी होती है तो कर्ज भी लेना पड़ता है, और बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं होती है जिनमें पैसा लगाना पड़ता है। तो सरकार उसका संतुलन साधने के लिए कहीं ना कहीं वित्त मंत्री के माध्यम से, वित्त के माध्यम से सब लोग प्रयास करते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि जीएसटी का मामला हो, चाहे फिर आपका आबकारी से रिलेटेड चीजें हो, मार्केट में जो हमारा चीजें हो रही उससे भी कहीं ना कहीं पैसा आ रहा है। कुछ चीजें हम लोग टैक्स, सरकार कर्ज भी ले रही है, लेकिन कर्ज लेकर हम कहीं उसको ऐसी व्यवस्थाओं में खर्च नहीं करें जिस पे अंगुली उठाई जाए। लेकिन ये बात भी तो सच है आर्य साहब, तो किसानों को बोनस देने का काम कर रहे हैं। आर्य साहब ये बात भी सच है। देखिए 3 बड़ी बातें, एक तो ऐसे संकट के समय में सरकार पलटी, पहली बात। दूसरी बात है कि एक जंबो मंत्रिमंडल के साथ में तो बनते बनते देर लग गई, कई विभाग और कई पॉलिसियां अभी भी होल्ड पर हैं, ना तो वो बन पाई हैं ना वो सामने आ पाई हैं। अब जब आपको इतनी बड़े वित्तीय चैलेंज से निपटना है, तब एक बड़ा संकट ये है कि कई सारे विधायक अभी चुने ही नहीं गए और मंत्री बने हुए हैं, और वहां पे भी कुछ वायदे प्रोमिसेस जनता से पुराने भी किए गए थे और अभी भी चुनाव जीतने के लिए किए जा रहे होंगे, उनको भी वक्त रहते पहले पूरा करना है। तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा बोझ जो है प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर आ रहा है। इन सब में तेजी लाने के लिए त्वरित एक्शन की जरूरत है जो दिख नहीं रही, इस पर निशाना साधा जाए। पाठक जी, अभी बरसात का 3 महीने रहेगा, तो स्वाभाविक है हम खदानों से कोई भी रिकवरी ज्यादा कर नहीं पाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, हमारे सामने या किसी भी सरकार के सामने जनकल्याण पहले होता है, पार्ट एक विकास का भी होता है, पार्ट फिर और व्यवस्था जो होती है योजना चलाने का वो भी होता है। अब किसान का 70% किसान गांव में है, उसको हम बोनस देने का काम कर रहे हैं, उसको हम बिजली देने का काम कर रहे हैं, सिंचाई का साधन हम पूरे कर रहे हैं, हमने संबल योजना को लागू कर दिया, उसमें पैसा दे रहे हैं। कुल मिलाकर 3,000 करोड़ जैसा आपने कहा है, उसके कारण कोई सरकार की व्यवस्था चौपट हो गई, मैं ऐसा नहीं मानता। हर सरकार में कुछ चीजें धीमी हो सकती हैं, लेकिन व्यवस्थाएं खत्म नहीं हुई। नहीं, व्यवस्थाएं चौपट होने का सवाल नहीं लिया था। यहाँ पर नई व्यवस्थाएं करने के लिए जो पॉलिसी है इसको बनाने में देरी का प्रश्न है। राठौर साहब का जाता हूँ,
राठौर साहब, आपको सुन रहे थे हम, पैकेज में भी आपकी प्रतिक्रिया सुन रहे थे, लेकिन क्या मुझे विपक्ष लगता का है मानना है इस परिस्थिति के लिए सरकार और अधिकारी किस हद तक कितने जिम्मेदार हैं, जो कांग्रेस का या विपक्ष का आरोप है? देखिए मुझे लगता है पाठक जी, कोरोना महामारी के जी, कारण आर्य साहब, राठौर साहब को सुनते हैं पहले, फिर आपके जिसके पास जी कारण कह रहे थे 25% ही कर्मचारी, मैं 25-30% कर्मचारी क्षेत्र में जा रहा है। इसके अलावा राजनीतिक नेता हो चाहे सत्ता के हो, विपक्ष के, ये भी कोरोना के कारण कम जा रहे हैं। आर्य तो साहब, स्वाभाविक है, आर्य साहब माफी मांगता हूं आपसे, थोड़ा रुके, सुन भी ले राठौर साहब को, फिर उस पर प्रतिक्रिया दीजिएगा। जी जी, हाँ जी, राठौर साहब बोलिए। जी राठौर साहब बोलिए। जी, पाठक जी, जी, देखिए कोरोना की जो महामारी है वो देशव्यापी नहीं दुनिया व्यापी है, ये बात हम सहमत हैं। ठीक। और इसमें बहुत सारी सी जगह से जो राजस्व मिलना था उसमें भी कुछ कमी रह गई होगी, ये बात भी मैं स्वीकार कर रहा हूँ। ठीक। लेकिन ये बात भी मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, हमारे मित्र ने कहा कि प्राथमिकताएं हमारी गरीबों की मदद करना है, किसान की मदद करना है। अगर ये प्राथमिकताएं आपकी होती तो कोई विरोध नहीं करता, लेकिन आपकी प्राथमिकता मजदूर इसलिए नहीं था कि मध्य प्रदेश का ही मजदूर हजारों लाखों की संख्या में इधर उधर भटकता रहा, महीनों चक्कर काटता रहा। हम लोगों ने खुद हेल्पलाइन चला के हजारों लोगों को वहां उनकी व्यवस्था कराई और उनको लेके आए। आपकी सरकार तब तक सोती रही जब तक कोर्ट ने और प्रदेश कांग्रेस ने जब इस पर विरोध नहीं किया। मतलब किन हालतों में मजदूरों ने समय गुजारा आपके कैमरों पे है, दुनिया ने देखा, प्रदेश भर ने देखा। आप किसान की बात करते हो, गेहूं खरीदा गया, आज भी उनका पेमेंट गेहूं का नहीं हुआ। जो 100 रुपये बिजली में हम यूनिट में दे रहे थे, आपने 5-5 हजार 7-7 हजार रुपए के बिल पकड़ा दिए। तो आपकी चिंता गरीब के प्रति नहीं थी, आपकी चिंता केवल कुर्सी बचाने के लिए थी। एन के प्रकार आपको कुर्सी चाहिए थी और लापरवाही ये रही कि पहले तो सरकार बनाने में आपने बहुत लंबा वक्त लगाया, फिर मंत्रिमंडल में आपने केवल 3 नाम शामिल कर लिए, चौथे मुख्यमंत्री जी हो गए। नतीजा ये हुआ कि वो काम पिछड़ता गया और जो है वो नुकसान होना शुरू वहाँ से हुआ। फिर जब आपने मंत्रिमंडल की बात आई तो 100 दिन आपने उसमें गुजार दिए कि सिंधिया जी के कौन होंगे, कि शिवराज सिंह जी के कौन होंगे, कि दूसरे लोग के कौन होंगे, वो द्वंद्व चलता रहा। और इस बीच में सारी व्यवस्थाएं चरमरा गईं। न सरकार जो है प्रशासन को देख पाया, न प्रशासन जो है जमीन को देख पाया, और इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं आपके माध्यम से लाल सिंह आर्य जी से पूछना चाहता हूँ कि 15 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मैं एक्साइज डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ और खनिज की बात कर रहा हूँ, जो आज आपने चर्चा का विषय रखा है। तो इस वक्त जो है इन्होंने ये नियम बना रखा था कि 10% केवल एक्स्ट्रा दीजिए और आप रिन्यूअल करा लीजिए। 17-18 तक जो है इन्होंने इस व्यवस्था को लागू किया। जब नई सरकार कांग्रेस की सरकार आई तो हम लोगों को लगा कि ये तो बहुत गलत है और कहीं ना कहीं मिली भगत से बंदरबाट बड़ी भारी राशि का चल रहा था। तो उस वक्त फिर पहली साल ही मैंने 10% के बजाय इस राशि को 20% बढ़ाया और मध्य प्रदेश के खजाने में एक भारी अमाउंट जो है उससे जमा हुआ। वर्तमान साल की अगर हम बात करें तो इसी वर्ष जो है हम लोगों ने इसको 25% बढ़ाया और 25% बढ़ाने के बाद आप प्रबंधन को देखिए, शासन और प्रशासन के बीच में एक सामंजस्य बनाया, प्रबंधन अच्छा किया, ठेकेदारों को भी जोड़ा और जो 25% का हमने सोचा था वो 26% हमारी आय जो है शासन के पास बढ़ी। और इतना होने के बाद, इतना खजाना जमा कराने के बाद आज आपकी हालत ये हो गई है कि आप जो है 3,940 करोड़ के नुकसान पर सीधे सीधे आप आ रहे हो। खनिज नीति की अगर हम बात करें तो इनके कार्यकाल में 150 रुपए से 200 करोड़ रुपए एक साल की आय होती थी। और ये जो है सबको पता है, चाहे वो होशंगाबाद की खदानें हो, दूसरी खदानें हो, किसके डंपर चलते थे, किसकी गाड़ियां चलती थी, मैं नाम लेके उस बात को हल्का नहीं करना चाहता, लेकिन सबको पता है। और वो पूरा का पूरा जो है लुट रहा था सामान। नदियां छलनी हो गई, नर्मदा मैया छलनी हो गई थी, जिसके नाम पे ये लोग राजनीति करते हैं। मैं लाल सिंह आर्य जी की जानकारी को दुरुस्त करना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो खनिज नीति बनाई, जहां आप 150 से 200 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही थी, आज आप पता करिए वो 1250 करोड़ रुपए के ऊपर पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया। आप कहते हो कि खदाने बंद हैं, काम नहीं हो रहा है। अरे भाई, जिनकी रेत निकलना थी उन्होंने रेत निकाल के डंप रख लिए हैं
और आप किसी भी नदी पर चले जाइए, वो डंप आज भी चालू है, नंबर 1 में भी चल रहे हैं और नंबर 2 में भी चल रहे हैं, जो राजस्व पैसा नहीं आ रहा। परसों ही मैंने पीसी की थी, आपके जो शराब के जो रेट हैं उनको आप पता करिए कि वो रेट जो है डेढ़े और दुगने रेट के ऊपर बेची जा रही है। 180 रुपए की बोतल 300 रुपए की बेची जा रही है, जिसका हमने ऑडियो भी सुनाया और वीडियो भी दिखाया। लेकिन अभी तक ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे जो है जो भी चुने हुए आपके लोग हैं, ना मुख्यमंत्री जी ने कोई एक्शन लिया, ना मंत्री जी ने कोई एक्शन लिया, तो इसको क्या कहेंगे? तो ये जो है राजस्व का नुकसान आपकी प्रशासन में मजबूत पकड़ ना होने के कारण। एक सवाल यहाँ पर उठता है, अब तो मंत्रिमंडल बन चुका, देश की जनता अब तो राठौर साहब अब तो मंत्रिमंडल बन चुका, अब तो सबके विभाग हैं, अब तो सबके पास काम है, लेकिन क्यों फिर अब ये व्यवस्था नहीं देख पा रहे? क्यों फिर अब आपके मुताबिक ये व्यवस्था नहीं बना पा रहे? क्यों अब तंत्र की वजह से नुकसान सरकार को झेलना पड़ रहा है? सवाल पर आऊंगा। आर्य साहब, आपने राठौर साहब को सुना, सीधा सवाल ये, अब मंत्रिमंडल बन गया, विभाग बन गए, नीतियां बनाने में अब क्यों देर हो रही है? क्या उपचुनाव पर फोकस है? क्या अभी भी वित्तीय बोझ बढ़ने के पीछे कुप्रबंधन, अव्यवस्थाएं एक बड़ी वजह है? पाठक जी, मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल ना बनने के कारण कोई नीतियां प्रभावित हो गई, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं राठौर साहब का बहुत सम्मान करता हूं। उनके मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में कोरोना को हराने के लिए एक भी बैठक नहीं की और इतनी गलत जानकारी दी जा रही है कि हजारों लोगों को लाए। मुझे मालूम है लगभग 1000 ट्रेनों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मंत्रिमंडल नहीं बना था तब विभिन्न राज्यों से हम प्रवासी मजदूरों को लेकर आए थे। और एक जानकारी और बता दूं, एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता नेता इन प्रवासी मजदूरों के लिए टेंट लगा के 46-45 डिग्री सेल्सियस में कोई भी भोजन की व्यवस्था नहीं कर रहा था। वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। 11,000 करोड़ रुपए हमने मजदूरी के लिए लोगों को दिए हैं। और इतना ही नहीं तो 1000 ट्रेनों से प्रवासी मजदूरों को बुलाया है और 132 लाख मैट्रिक टन गेहूं हमने मध्य प्रदेश में खरीदा है और किसानों के खाते में पैसा भी चला गया। और कांग्रेस की सरकार में बोनस का जो पैसा नहीं दिया गया था वो भी दिया। इसके अलावा पाठक जी, मैं एक जानकारी और बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार बनने के बाद माननीय शिवराज सिंह जी 5 मंत्री लगातार मॉनिटरिंग करते रहे हैं। हमने संबल योजना को लागू कर दिया। अगर इनकी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी थी, इनकी अगर नीति अगर इतनी अच्छी थी, तो मैं पूछना चाहता हूं आपने कर्जा माफ क्यों नहीं किया पूरा? आपने 4000 करोड़ का 4000 जो बेरोजगारी भत्ता देने का काम क्यों नहीं किया? आपने 100 प्रति यूनिट का बिजली देने का काम क्यों नहीं किया? अगर समय कम है थोड़ा, अरे आपकी कांग्रेस के सरकार के समय एक सिंडिकेट होता था, 250 करोड़ रुपए वार्षिक आता था, जिसे शिवराज सिंह जी ने 3600 दुकानें, राठौर साहब आप बोले का काम उन तक बात पहुंच जाएगी। इससे आया। इसी प्रकार आबकारी में हमने दुकानों को मैं बोलता हूँ, उसके बाद हमारे मित्र जो है, आप देख रहे हो कि ये पढ़ रहे हैं, कागज दिख रहा है इनका फोटो में, और कागज में पढ़ के अपनी बात को बोल रहे हैं। कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस का राजस्व इसलिए बढ़ा था कि ये जो नदियों के पिटपास थे, इनके टाइम में कोरे कागज के ऊपर सीधे हाथ से पिटपास बनाए जाते थे। हम लोगों ने आके इलेक्ट्रॉनिक ईटीपी रॉयल्टी जारी कराई, जिसकी वजह से राजस्व बढ़ा। मध्य प्रदेश में केवल 250 करोड़ खुद आदेश किया था कि वेयर हाउस से शराब जाएगी दुकानों पर और डिस्टिलरी से जाएगी वेयर हाउस के ऊपर, उसको कंप्यूटराइज करने का हम लोगों ने काम किया था। मैं इनके ही मंत्री लोग जो है सामने तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जब हंसी मजाक में बातें हो तो बोलते हैं कि हम लोग निर्णय ले ही नहीं पाते। कुछ निर्णय नागपुर से होते हैं, कुछ परिवार के प्रमुख लोग लेते हैं, कुछ जो है नरोत्तम मिश्रा जी दखल करते हैं हर जगह कि हम अपने विभागों का निर्णय कर नहीं पाते। जहां तक विकास का सवाल है तो क्या केवल 27 विधानसभा जहां चुनाव उपचुनाव होना है वहीं पे आप सारा पैसा खर्च करोगे? और वो भी
झूठी घोषणाएं आप वहां पे कर रहे हो, बजट आपके पास है नहीं। आर्य साहब आप उत्तर दें कर्जा इस लेने बात के का। काम चला रहे हो, इस वजह से बोझ है। इस जगहों पे रोज आप हैंडपंप लगा रहे हो फर्जी। पाठक जी, अगर हमारे पास बजट नहीं है तो मैं कहना चाहता हूँ 132 लाख क्विंटल गेहूं कहां से खरीद लिया, उसका पेमेंट कैसे कर दिया? अरे आप तो किताब पढ़ रहे हो, की बीजेपी के सरकार आप बोल थोड़े रहे हो, आप तो पढ़ के यहाँ दिख रहे हैं, कागज लेके पढ़ रहे हो। हम मनरेगा के लिए पैसा कैसे दे रहे हैं, हम रोडों को पैसा कैसे दे रहे हैं, हम संबल योजना के लिए पैसा कैसे दे रहे हैं, हम जन कल्याण के लिए पैसा दे रहे हैं। कांग्रेस के लोगों ने हजारों मजदूर को लेके आए, हम लोगों ने खाने की व्यवस्थाएं की, एक जगह नहीं, हजारों जगह कांग्रेस के लोगों ने भोजन की व्यवस्थाएं की। प्रभावी कार्रवाई कैसे कर रहे हैं? हमारे पास पैसा नहीं है। लाल सिंह आर्य जी, ये हो सकता है मंदी का दौर है, एक जगह मंदी नहीं, का दौर कई केवल जगह हम मध्य लोगों प्रदेश ने में नहीं व्यवस्थाएं है, की, गरीबों मंदी को का लाने दौर की पूरे व्यवस्थाएं विश्व की। में है, हम लोगों ने खुद अपनी विभिन्न व्यवस्थाएं राज्यों में भी है। चलाई, हेल्पलाइन चलाई है, और और आप इसलिए हजारों संकट मजदूर काल ऐसे से मध्य निकलने प्रदेश के के लोग लिए बता देंगे, हर सरकारें आपने प्रयास कई कर लोगों रही को, अपने है, कई लोगों को बुलाया, लेकिन इसके कारण तो आप ये गलत बयानी केवल मत किसी करिए। बीजेपी की सरकार को दोष दे दो। आर्य आप साहब राजस्थान राठौर में जी, देख लीजिए, आप महाराष्ट्र में देख आर्य लीजिए, साहब राठौर जी, आप एक पश्चिम यहाँ बंगाल में बड़ा देख लीजिए। प्रश्न, एक यहाँ बड़ा मंदी प्रश्न का दौर सत्ता सब पक्ष दूर है, विपक्ष दोनों के पूरे सामने विश्व है। में मंदी का दौर है। आप दोनों बड़े सीनियर अब ये नेता हैं बोल और रहे हैं जिम्मेदारी तो से ये बात किसी को करते हैं। बराबर बड़ी बात बोलने ये चले जा रहे है हैं। कि जो प्रदेश का कर्ज बढ़ रहा है वो किसी एक पार्टी का कर्ज नहीं है, प्रदेश का कर्ज प्रति व्यक्ति के ऊपर भी कहीं ना कहीं आता है। इंसान इस समय, प्रदेश का नागरिक इस समय राहतों रियायतों के साथ साथ एक सुदृढ़ व्यवस्था चाहता है, और इस व्यवस्था को बनाने में इसी संकट के समय जब वो तमाम काम कर रहा है, आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं सारे नियम कायदों के तहत काम करने की, अपने पैरों पर खड़ा होने की, तो फिर वो उम्मीद वो सरकार से और व्यवस्थाओं से जरूर करता है। और इसे देखने की जिम्मेदारी दोनों पक्षों की बनती है, क्योंकि दोनों ही तरफ चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं जिनको अपने इलाके में जवाब देना है। ये व्यवस्था सुधर सके, इस व्यवस्था पर जो प्रश्न है उनके जवाब सरकार बेहतर दे सके, इसी उम्मीद में हमने ये डिबेट रखी और आप दोनों को आमंत्रित किया और आप दोनों पक्षों को सुना। जनता बेहतर तरीके से आकलन करेगी किसका पक्ष ज्यादा सही उनको लगता है। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।